गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने माइक्रो प्रोपोगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन के क्या होती है उस टॉपिक को डिस्कस किया था, माइक्रो प्रोपोगेशन का। नेक्स्ट आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेप ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर जो है, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर जो मेथड यूज़ किया जाता है वो मेथड ही क्या है, माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें हम किसी भी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लेकर के उससे हम एक बड़े प्लांट का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म जो है, ये जो मेथड फॉलो होता है, ये मेथड क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन। अगर हम माइक्रो प्रोपोगेशन के स्टेप्स को डिस्कस करना चाहें तो वो स्टेप्स हम ये मान करके चलते हैं कि वैसे यहाँ पर मैंने 4 मेंशन किया है, लेकिन टोटल 5 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेज जो होती है वो 0 स्टेज होती है। तो अगर स्टेजेस की बात करें तो स्टेज कितनी होगी, 0 से लेकर के 4th तक, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3 और 4th, ये 5 स्टेजेस जो है वो माइक्रो प्रोपोगेशन के स्टेप्स में इंक्लूड होते हैं। अब माइक्रो प्रोपोगेशन अगर हमें करना है तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ अ प्लांट। हमें एक प्लांट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब प्लांट का सिलेक्शन हम कौन से प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, ऐसा प्लांट जिसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, जो बहुत अच्छी यील्ड देता हो, जिसकी टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, जिसमें सर्वाइव करने की कैपेसिटी अच्छी हो, जिसको हम वायरस फ्री करवा सकते हो ईजीली, जिसको हम कम टाइम के अंदर ही जिसके अंदर काफ़ी चेंजेस किए जा सके और इन विट्रो कंडीशन के अंदर माइक्रो प्रोपोगेशन यूज़ करके हम उसकी क्लोनिंग प्रोसेस करवा सकें, ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन हम करते हैं। देन जब हम प्लांट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम प्लांट के सिलेक्शन पे उन डिफरेंट पार्ट्स को भी देख लेते हैं कि हम किस किस पार्ट को लेकर के माइक्रो प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। जैसे ये हमारा एक प्लांट है जिसमें मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है कि एक तो पार्ट है टिप बड। टिप बड इसका टॉप रीजन है जिसे हम शूट एपेक्स कहते हैं। ये एपेक्स जो है वो वायरस फ्री पार्ट होता है, इसीलिए हम इसको एज अ एक्सप्लांट यूज़ कर सकते हैं टिप बड को। देन लीफ पार्ट भी जो है वो एपिडर्मल टिश्यू वहाँ का वायरस फ्री हम उसको इजीली करवा सकते हैं लीफ प्रिमोडियम वाले पार्ट को लेकर के, और उसके साथ ही इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो काफ़ी होता है, इसलिए इस पार्ट को ले सकते हैं। सेम यही चीज़ एक्सिलरी बर्ड्स के साथ में है, यानी ये जो लीफ और ब्रांच का अटैचमेंट है जिस पार्ट से, वो एक्सिलरी पार्ट। यहाँ पर डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो डिवीज़न बहुत ज़्यादा होने के कारण हम इसके क्लोनिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। ये पार्ट हम ले सकते हैं एक्सिलरी बर्ड पार्ट। इसके साथ नोड्स और इंटरनोड्स पार्ट, जहाँ पे लीफ कनेक्टेड है, जहाँ पर स्टेम जो है वो जॉइंटेड है, वो इसका नोड्स पार्ट है। यहाँ पर भी ये वायरस फ्री होता है, इसलिए इस पार्ट को काम में ले सकते हैं। इंटरनोड्स वाले पार्ट को भी हम इसलिए काम में ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रूट वाला एरिया है, उस रूट वाले एरिया के पास वाला जो 2 नोड्स के बीच वाला पार्ट है उसको भी हम काम में ले सकते हैं क्योंकि ये डिवीजन करता है। लास्ट में इसका रूट पार्ट, रूट एपेक्स को काम में लिया जाता है, तो उस रूट एपेक्स को काम में लेकर के हम माइक्रो प्रोपोगेशन फॉलो कर सकते हैं। देन इन पार्ट्स को लेकर के करना क्या है, इन पार्ट्स को हम एज अ एक्सप्लांट यूज़ कर रहे हैं। इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इन विट्रो कंडीशन में हम एक फ्लास्क के अंदर, जो हमारा कल्चर मीडियम वाला है, उस फ्लास्क के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। इट मीन्स हमको ये इनमें से कोई भी एक पार्ट, सारे पार्ट एक साथ नहीं, इनमें से कोई भी एक पार्ट को लेकर के हम इसको कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और कल्चर मीडिया पर जब ये ट्रांसफ़र होगा तो हम इसका कैलस फॉर्मेशन करवा सकते हैं। तो हम माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज़ करने के लिए इन पार्ट्स को यूज़ करके कैलस फॉर्मेशन करवा करके शूट और रूट का डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने प्लांट का सिलेक्शन कैसे किया है, तो अभी आपको मैंने बता दिया कि हमारे डिज़ायरेबल कैरेक्टर वाला जो प्लांट्स है वो हम चूज़ कर सकते हैं। उसका फिनोटिपिकल हम रेशो देख कर के उसको चूज़ कर सकते हैं, उसका जीनोटिपिकल रेशो देख कर के, उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी देख कर के, उसका कंटामिनेटेड एरिया जो है उसको देख कर के हम प्लांट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। देन इसका सिलेक्शन हमने किया है तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो कल्चर मीडिया कौन सा होता है,
इन लैब में जो ज़्यादातर यूज़ होता है उसे हम MS मीडियम कहते हैं। MS मीडियम जो है साइंटिस्ट का नाम था, एक कैलिफोर्निया के साइंटिस्ट थे जिन्होंने मुराशिक एंड में इन्होंने कल्चर मीडिया फॉर्म किया था। उस कल्चर मीडिया के अंदर इन्होंने एगार जेल को यूज़ किया था, डिस्टिल्ड वाटर था, उसके साथ सुक्रोज शुगर जो था वो था, कुछ ग्रोथ हार्मोन थे, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स थे और कुछ अदर एक्टिविटीज़ जो भी प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन्स, उनको यूज़ किया था और यूज़ करके एक मीडियम तैयार किया था। उसे हम कहते हैं MS मीडियम या मुराशिक स्कूक मीडियम। इसको ज़्यादातर ये कॉमन मीडियम होता है जिसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है बायोटेक की लैब के अंदर। फिर है जो हमने प्लांट सेलेक्ट किया है, उस प्लांट के सिलेक्शन के साथ में हमें एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके का एनवायरनमेंट है। तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए लैब्स के अंदर जहाँ पर हम ये प्रोसेस करवा रहे हैं। लाइटिंग, टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन करना, मतलब टोटल में कुल मिलाकर के जो कंट्रोल्ड कंडीशन है उस कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर ही हम माइक्रो प्रोपगेशन का प्रोसेस करवा सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल्ड करना पड़ेगा, लाइट का फ्रीक्वेंसी आपको देखना पड़ेगा, टाइम पीरियड आपको, क्योंकि इस माइक्रो प्रोपगेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 3 to 5 मंथ तक लगता है, इतना टाइम हमें देना होता है। तो उसके साथ सॉइल जो है उसका टेक्सचर क्या है सॉइल का, उसको भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि हम प्लांट को इंट्रोड्यूस जब करवाएंगे सॉइल के कॉन्टेक्स्ट में उसके हार्डनिंग प्रोसेस के टाइम, तो हमें वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, प्लांट का सिलेक्शन किया है और उन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखकर जो मैंने अभी आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखकर हम प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट और प्रोलिफरेशन। तो हमने जो प्लांट सेलेक्ट किया है उसमें हम कंप्लीट प्लांट को तो नहीं ले सकते। अभी मैंने आपको बताया कि हम कौन कौन से पार्ट ले सकते हैं, तो हम कंप्लीट प्लांट नहीं लेंगे। जिस भी पार्ट का हमें प्रोलिफरेशन करवाना है, जिसको बढ़ाना है, जिसमें शूट का डेवलपमेंट करवाना है, तो उन पार्ट्स को हम लेकर के बात कर रहे हैं। तो हमें उन पार्ट्स को लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मुझे टिप बर्ड मैंने ले लिया, लीफ लिया जा सकता है, एक्सिलरी बर्ड्स लिया जा सकता है, इनके थ्रू हम शूट का डेवलपमेंट करवा सकते हैं। तो जो हमने एक्सप्लांट है उसका सिलेक्शन करना है और फिर उसका प्रोलिफरेशन करना है, उसको बढ़ाना है। देन एक प्रोसेस आता है इंक्यूलेशन एंड इंक्यूबेशन। हम बहुत बार ये क्लास में डिस्कस किए हैं। एक एक्सप्लांट को लेकर के सीधे कल्चर मीडिया, जिस कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र किया जाता है जिसमें ये सारे ग्रोथ हार्मोन का रेशो जो है वो इक्वल ही होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनोक्यूलेशन। और उसके बाद में हमें जिस पर्टिकुलर पार्ट का डेवलपमेंट करवाना है, जैसे शूट का डेवलपमेंट कराना है तो साइटोकाइनिन का परसेंटेज और नाइट्रोजन का परसेंटेज हम बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर रूट का डेवलपमेंट करवाना है तो रूट के डेवलपमेंट के लिए हमें ऑक्सीजन का रेशो बढ़ाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम मोनोकॉट प्लांट को यूज़ कर रहे हैं, उसमें रीजनरेशन करवाना है तो हमें 2,4-D यूज़ करना पड़ेगा। 2,4-डाइनाइट्रो एसिड जो है, एसिटिक एसिड, उसको यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सेल डिवीजन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। उसके साथ ही इसको इंडोल एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव जो है, अल्टरनेट ऑप्शन, उसकी फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है 2,4-D को। फिर इनोकुलेशन के बाद हम इंक्यूबेशन करेंगे। तो एक नॉर्मल कल्चर मीडिया जो है उसको जब यूज़ कर रहे हैं और कैलस फॉर्मेशन करवा रहे हैं, एक मास फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो हम इंक्यूलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन हम जब किसी प्लांट पार्ट का डेवलपमेंट करवा रहे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस करवा रहे हैं, तो हम इंक्यूबेशन प्रोसेस उसे कहते हैं। इसमें कल्चर मीडियम में जो भी हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो डिपेंड करेगा कि हम किस पार्ट का डेवलपमेंट करवा रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ग्रोथ हार्मोन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे ऑक्सीन का किया रूट के लिए, साइटोकाइनिन का किया शूट के लिए, उसी तरीके से। और लास्ट है हमारा रूटिंग और हार्डनिंग का प्रोसेस। यहाँ रूटिंग भी है। अगर हम रूट का क्योंकि शूट का डेवलपमेंट हो गया लेकिन रूट का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो प्लांट जो है वो सर्वाइव कैसे करेगा, वो न्यूट्रिटिव पार्ट्स को एब्जॉर्ब कैसे करेगा सॉइल से। इसके लिए रूटिंग का करवाना पड़ेगा प्रोसेस। और रूटिंग जो है वो ऑक्सीन का रेशो हम बढ़ा करके
रूटिंग का जो है स्टेप्स उसको फॉलो करवा सकते हैं। देन इस प्लांट को हम सीधे फील्ड में नहीं लाते हैं, इस प्लांट को हम पहले ग्रीन हाउस में शिफ्ट करते हैं। देन ग्रीन हाउस में जब वो प्लांट डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, देन हम उसको स्मॉल केन्स में या गमलों वगैरह में ट्रांसफ़र करके और हम उसको इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी फील्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो प्रोसेस हमारी हार्डनिंग का प्रोसेस कहलाता है। देखिए यही स्टेजेस जो हैं इनको एक बार देखेंगे। इसके साथ मैंने आपको कुछ फ़ोटोज़ जो हैं रिलेवेंट जो थी, इससे रिलेवेंट वो फ़ोटोज़ मैंने आपको शेयर किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हमारी स्टेज 0 से 4th स्टेज जो है वो वहाँ तक चल रही है। तो टोटल 5 स्टेप्स यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं। सबसे पहले स्टेज 0 और फर्स्ट। देखिए स्टेज 0 जो होती है उसमें हम ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं कर रहे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक तो हमें टाइम देखना पड़ेगा और हम उस कंट्रोल्ड कंडीशन में ही उस प्लांट को रखेंगे। जिस भी प्लांट को हमें शूट ऑर्गेनाइजेशन जिसका करवाना है, उस प्लांट को जिस भी पार्ट का हमें माइक्रो प्रोपगेशन कराना है, उस प्लांट को हम लेकर के ये बात कर रहे हैं। तो जो स्टेज 0 होती है उसमें हम प्लांट का सिलेक्शन करते हैं और वो जो प्लांट सेलेक्ट किया जाता है उसको 3 मंथ्स तक कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेज 0 है उसमें हम प्लांट का सिलेक्शन करेंगे और उसके फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियोज को देखते हुए वो हमारी स्टेज 0 है जिसमें हम सिलेक्शन ऑफ अ प्लांट करेंगे। जो स्टेज 1 है उसमें हम एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। जो हमने पार्ट प्लांट का लिया है उसे हम एक्सप्लांट कहते हैं। उस एक्सप्लांट को लेकर के जो भी हमने अभी यहाँ पर बताया कि इनमें से कौन सा पार्ट हम ले रहे हैं, उस एक्सप्लांट को लेकर के हम कल्चर मीडिया पर ट्रांसफ़र करते हैं और कल्चर मीडिया पर जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका एस्टैब्लिशमेंट हम इन विट्रो कंडीशन में कर देते हैं। देन अब क्योंकि हमने कल्चर मीडिया के अंदर प्लांट को एक्सप्लांट को डाल दिया है तो उसमें होगा प्रोलिफरेशन, उसमें कंटिन्यू डिवीजन होगा, डिवीजन होकर के मास ऑफ सेल बनेगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोलिफरेशन का प्रोसेस, जिसे हम स्टेज 2 कहते हैं। फिर उसके बाद में जब प्रोलिफरेशन हो जाएगा तो हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे किसी और कल्चर मीडिया पर। उसमें पहले शूट का डेवलपमेंट करवाने के लिए, तो हम शूट का डेवलपमेंट करवाने के लिए जो एक्सप्लांट हमने लिया है उससे हमने सबसे पहले क्या बनाया? कैलस बना लिया है। कैलस बनाने के बाद में अब हम उसमें साइटोकाइनिन और नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ा देते हैं और उसमें शूट का डेवलपमेंट हम करवाते हैं। तो जो शूट का डेवलपमेंट करवाएंगे इनोकुलेशन इंक्यूबेशन के प्रोसेस में, और कल्चर मीडिया हम चेंज करेंगे। यहाँ जो कल्चर मीडिया यूज़ किया जा रहा था वो एक नॉर्मल टाइप का कल्चर मीडिया था। यहाँ पर परसेंटेज बढ़ाते हुए साइटोकाइनिन का हम दूसरा कल्चर मीडिया यूज़ करेंगे, मतलब प्लांट को किसी और मीडियम पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो इंक्यूबेशन का प्रोसेस होगा। इंक्यूबेशन का प्रोसेस होगा तो हमारा जो सेल है वो डिवीजन करेगा, साइटोकाइनिन के परसेंटेज से शूट ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। उन शूट्स को लेकर के हम आगे उसका रूटिंग का प्रोसेस कराएंगे। इट मीन्स अब हम दोबारा से कल्चर मीडिया के अंदर दूसरे ग्रोथ हार्मोन का परसेंटेज बढ़ाएंगे। तो पहले साइटोकाइनिन और नाइट्रोजन का परसेंटेज बढ़ाया, अब हम क्या करेंगे? रूटिंग करवा रहे हैं, तो रूटिंग के लिए हम ऑक्सीन का परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। उस ऑक्सीन का परसेंटेज हम बढ़ाएंगे रूटिंग प्रोसेस के लिए। तो क्या होगा कि जो कैलस हमारे पास में शूट के साथ बना, वो कैलस नहीं कहलाएगा, वो शूट कहलाएगा। ठीक है, जो शूट बना है उस शूट में अब ऑक्सीन का परसेंटेज बढ़ने के कारण रूट का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। रूट बनेगी और रूट जैसे ही बन जाएगी हम उसे कल्चर मीडिया से बाहर निकाल लेंगे और उसे ग्रीन हाउस में शिफ्ट करेंगे छोटे बॉटल्स के अंदर। यहाँ तक जो प्रोसेस चल रही थी वो तो सब टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रही थी। यहाँ ऑक्सीन का जब हमने परसेंटेज बढ़ाया और उसका रूटिंग प्रोसेस करवाया, तो रूटिंग प्रोसेस के बाद में जो प्लांट बना है उसे वो बहुत ही छोटा होता है, वो टेस्ट ट्यूब प्लांट होता है, उसे हम प्लांटलेट कहते हैं। तो इस प्लांटलेट को हम एक टेम्परेचर
को कंट्रोल करते हुए ही, लाइट की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हुए एक फ्लास्क में या ग्लास बॉटल्स जो होती हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और सॉइल से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इसे रखा जाता है ग्रीन हाउस के अंदर ताकि फ्रीक्वेंसी लाइट की जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहे और उसके साथ में वहाँ पर जो ग्रोथ प्लांट की हो रही है सॉइल के साथ में रह करके वो ग्रोथिंग प्रोसेस हो। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, प्लांट जो है वो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करने लग जाएगा, अपने जो भी न्यूट्रिशन है वो सॉइल से वाटर के थ्रू लेने लग जाएगा। तो ये प्लांट को हम गमलों से सीधे ट्रांसफ़र कर देंगे फील्ड के अंदर, जिसे हम हार्डनिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो इट मीन्स यहाँ हमने टेस्ट ट्यूब में प्लांट्स को बना करके और उसे फील्ड तक लेकर के आए हैं, यानी हमने प्लांट के इस्टेब्लिशमेंट, उसका प्रोलिफरेशन, उसका इंक्यूबेशन, रूटिंग और हार्डनिंग प्रोसेस को फॉलो किया है। अब जो ये टेक्निक फॉलो हो रही है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर फॉलो होती है, और यही सेम टेक्निक जो है, अभी तो हमने एक सिंपल प्लांट के लेकर के बात करी कि हम सिंपल प्लांट में ये पार्ट लेकर के काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनोजेनेसिस, तो हम एक पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट, उसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट करवा करके और माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे, तो वो ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गन का डेवलपमेंट करवाते हैं। जैसे हमने एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवा दिया, हमने एक लीफ एक्सट्रैक्ट से कंप्लीट प्लांट का डेवलपमेंट करवा दिया है। और ये जो प्रोसेस है, ये सारा सिमिलर प्रोसेस एक ही उसमें चलेगा, स्टेप्स सारे यही रहेंगे, प्रोसेस यही करवाना है, लेकिन प्लांट का पार्ट जो है वो चेंज होता चला जाएगा। तो ये था हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन का स्टेप्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है और वो सारी चीज़ें, तो ये वर्क इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास में यदि एक्सीडेंट प्लांट होगा या इस तरीके से एंडेंजर्ड प्लांट है जिनकी हम कॉपीज़ बनाना चाहते हैं, जिनका हम क्लोनिंग करवाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत इजी मेथड होता है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में अगर हमारे पास में प्लांट है तो उसके थ्रू हम उसकी क्लोनिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डीमेरिट्स ये है कि इसे बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड होता है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी, जैसे हमें कम टाइम होगा, टाइमिंग जो है वो ऑलमोस्ट 3 मंथ से 5 मंथ का इसमें लगता है। इसके साथ लाइट की फ्रीक्वेंसी, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 26 डिग्री सेल्सियस होता है, तो पहले हम इससे कम जो है टेम्परेचर करके हम प्लांट को इस टेम्परेचर तक लेकर के आते हैं, देन हम इसे फील्ड में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसमें टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है। लाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं लैब्स के अंदर, प्रॉपर इस तरीके का लैब बना होना चाहिए जिसमें लाइट प्रॉपर आती हो, और उसके साथ हम जब इन विट्रो कंडीशन में ये प्रोसेस सारी कर रहे हैं तो हमें 12 to 16 आवर्स का लाइट फ्रिक्वेंसी चाहिए कि लाइट जो है वो इतने टाइम तक रहे, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ हम जो कुछ ग्रोथ हार्मोन यूज़ कर रहे हैं, उस ग्रोथ हार्मोन भी हमारे पास में ऐसा होना चाहिए जिसका इफ़ेक्ट जो है वो क्विकली होता है, उसके इफेक्ट होता है, और क्विकली इफेक्ट अगर हो रहा है तो उसके थ्रू माइक्रो प्रोपोगेशन जो है वो स्मूथली रन हो सकता है। नेक्स्ट जो इसका डिमेरिट्स है वो ये है कि इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ही एक्सपर्टीज़ चाहिए जो कि किसी भी तरीके के कंटामिनेशन को कंट्रोल्ड कर सके और प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन कर सके। इसे फील्ड में इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी जो फार्मर्स हैं वो नॉर्मल फार्मर्स को इस चीज़ के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो इसे डायरेक्ट फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसके कारण प्लांट्स का डेथ भी हो सकता है। इस केस में माइक्रो प्रोपोगेशन के केस में मोर्टेलिटी जो रेट है वो थोड़ा सा हाई रहता है। हम क्लोनिंग प्रोसेस करवा रहे हैं, इतने टफ मेथड को यूज़ करके, इतने एक्सपेंसिव मेथड को यूज़ करके हम क्लोनल प्रोपोगेशन करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके कुछ डीमेरिट्स हैं जिसके कारण बायोटेक में तो ये यूज़ होता है लेकिन एक कॉमन मैनर में इसे यूज़ नहीं किया जाता।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।